हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस किया था बेटा बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स के अंदर ग्राफ, और उस ग्राफ के अंदर अपने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ये सारे अपने डिस्कस किए थे। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, आपने ट्राई किए होंगे। कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी आपने उसके रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है, अब आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेटा बेसिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर पार्ट के अंदर, फिजिक्स के हर एक भाग के अंदर बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है। चाहे आप मैकेनिक्स में चले जाना, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाना, चाहे इलेक्ट्रिकल में चले जाना, चाहे मैग्नेट की बात करेंगे, हर जगह ये मैथमेटिकल टूल जो है बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन अब ये क्या चीज है उसके बारे में बताएंगे बेटा। बात कर रहे हैं आज अपन किसकी? अवकलन। वैसे ये पूरा मैथ्स के अंदर पूरा डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करके बताया जाता है, पर अपने को जो फिजिक्स में जहां इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे अपन इसको एक क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे बेटा। तो ये अवकलन होता क्या है बेटा, इसके बारे में देखते हैं। सिंपल सी चीज बताएं बेटा कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अपन ने लिख दिया y, अब ये y फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होगी। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं अगर सपोज y का मान x पे डिपेंड कर रहा है, इट मींस y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का रिलेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। जैसे सपोज आपने ये x ले लिया, ये y ले लिया, इनके बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, उसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपन ने देखा अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है और उसका ग्राफ सपोज स्ट्रेट लाइन आ जाए, कैसा आ जाए? स्ट्रेट लाइन आ जाए। जैसे सपोज ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इस स्ट्रेट लाइन के लिए बात करें स्लोप की बात, स्लोप जो अपन ने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था, और अपन ने कहा था स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा, या अगर स्ट्रेट लाइन के लिए अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये cm होता है, m, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास कोई xy ग्राफ दे रखा है और वो स्ट्रेट लाइन है, और यहां पर किसी एक पॉइंट के लिए अगर आपको स्लोप फाइंड करना होता है, तो आप क्या करते हो, x एक्स से हॉरिजॉन्टल से इसकी एंगल की वैल्यू फाइंड करते हो, और आप सीधा कर सकते हो tan थीटा। तो tan थीटा इट मींस आपको स्लोप मिल जाएगा। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, हर एक के लिए जो आपके पास जो एंगल की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। जब एंगल की वैल्यू सेम रहेगी तो ईच पॉइंट का स्लोप भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहीं से एक चीज और बता देता हूं, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपके पास में एंगल गिवन नहीं है और आपको निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उस केस में जब स्लोप फाइंड करोगे तो उसमें आप tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर ईच पॉइंट के लिए एंगल सेम है, तो यहां पर कोई ट्राइंगल ड्रॉ करके भी आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? चेक करना। इधर इसके ऊपर एक सिंपल सा ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैंने लेट किया इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको x, y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बेटा x2, y2। ये अब यहां पर tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा जो आएगा, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बनेगा ये, इट मींस ये वाली वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू क्या होगी? ये होगी आपके पास डेल्टा वाई, और ये बेस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? डेल्टा एक्स। तो आप इस tan थीटा को लिख सकते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसी चीज के अंदर डेल्टा वाई की वैल्यू अगर देखें तो डेल्टा वाई के अंदर देखा जाए तो ये डेल्टा वाई क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस के अंदर वो क्या है? y2, और इसी पॉइंट के लिए y का है y1। तो डेल्टा y की वैल्यू होगी बेटा y2 माइनस y1। ऐसे कैसे डेल्टा x की वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास x2 माइनस x1। हॉरिजॉन्टल के अंदर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, इस पॉइंट का है x1, तो आपके पास आएगा x2 माइनस
x1। तो आप इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इस टाइप से आप स्लोप को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये स्लोप होता है बेटा वही इस पॉइंट के लिए डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस भौतिक राशि पर डिपेंड करती है वो इसका फंक्शन होता है। इट मींस y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब ये फिजिकल क्वांटिटी x पे डिपेंड करती है, x पे डिपेंड करती हो, और x के रेस्पेक्ट में जो चेंज फाइंड करते हो, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको लिख सकते हो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और वो होगा स्लोप। वो क्या होगा, स्लोप। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर थीटा गिवन नहीं है तो आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर सकते हो ट्राइंगल बनाकर, ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हो। पर यही रिलेशन अगर y और x का रिलेशन स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर या अदर कोई भी रिलेशन आ रहा है, तो उस केस के अंदर ग्राफ जो बनेगा बेटा वो पैराबोला, हाइपरबोला या और भी कोई शेप बन सकता है। अब उस पॉइंट पे स्लोप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको चेक करें बेटा, उसको चेक करें। तो बेटा अगर आपका y इज द फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, और उसका जो रिलेशन है कुछ इस प्रकार से हो जाए, सपोज ये x ये y और रिलेशन कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर ईच पॉइंट के लिए, अगर हर एक पॉइंट के लिए आप स्लोप की बात करें बेटा, तो हर एक पॉइंट के लिए स्लोप की वैल्यू अलग अलग आएगी। कि कैसे, सपोज इस पॉइंट के स्लोप की बात करी तो यहां पर आएगा आपके पास tan थीटा 1। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के लिए आपके पास अलग कोई थीटा 2। इस पॉइंट के स्लोप की बात करें तो यहां पर थीटा 3। इट मींस ईच पॉइंट के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू है वो डिफरेंट है, एंगल की वैल्यू डिफरेंट है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको स्लोप फाइंड करना है बेटा, स्लोप फाइंड करना है, तो प्रोसेस वही रहेगा जो पहले था। क्या था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। और इसी tan थीटा को अपन लिखते थे डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या किया जाए, क्योंकि डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स स्ट्रेट लाइन के लिए तो पॉइंट्स निकालना इजी था, पर यहां जैसे देखो ग्राफ के लिए अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट करता हूं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट करता हूं x2 y2, अब यहां पर अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं या एंगल फाइंड करने की कोशिश करूं, तो सपोज ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मेरे पास ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस बन रहा था, जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो है पूरा कर्व्ड है, वक्रित है बेटा। तो यहां पर इसको हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में नहीं मान सकता, कर्ण के रूप में नहीं मान सकता। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस है बेटा y2 माइनस y1 या फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इस डिफरेंस को लेस करें, इस डिफरेंस को भी लेस करें। इट मींस ये जो पॉइंट है बेटा, इन पॉइंट की सेपरेशन डिस्टेंस को डिक्रीज करें। ये सपोज पॉइंट इस नजदीक लेके आए, इन दोनों सेपरेशन डिस्टेंस को क्या करें, कम करें। इट मींस जो आप लिख रहे हो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं क्या कह रहा हूं, अपन क्या करेंगे, इस डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे, डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे। अब डिफरेंस को डिक्रीज करूंगा, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, पास आएंगे। जब पॉइंट पास आएंगे, जैसे यहां से मैं दो पॉइंट को यहां ले आया, जस्ट पास में ले आया, ये सिचुएशन कर ली ये। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, तो उस केस के अंदर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस की तरफ बिहेव मान सकते हैं बेटा, होता नहीं है, मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है जस्ट नियर आ गए। अब वो जस्ट नियर कब आएंगे, जब मैं ये लेट करूंगा, क्या लिमिट लगाऊंगा, लिमिट क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स
टेंस टू 0, ये जो डेल्टा एक्स को मैंने डिक्रीज किया, क्या किया, डिक्रीज किया, तो ये जो डिफरेंस था डेल्टा एक्स का वो डिक्रीज होते 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 ये जो पॉइंट्स है पास आते आते एक जस्ट नियरेस्ट पॉइंट आ जाएंगे, नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो उस केस में जब नियरेस्ट पॉइंट हो गया तो उस केस में डेल्टा एक्स को मैं कन्वर्ट करूंगा डीएक्स में, डेल्टा एक्स को कन्वर्ट कर दूंगा डीएक्स में, तो उस फॉर्म को लिखा जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx। ध्यान से समझना बेटा, ये जो डेल्टा y और डेल्टा x है इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया dy बाय dx में। कैसे कन्वर्ट किया, ये जो पॉइंट दूर दूर थे इनकी सेपरेशन जो डिस्टेंस थी बेटा उसको मैंने डिक्रीज किया, लिमिट लगाई मैंने, डेल्टा x टेंस टू 0, इट मींस ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है और टूवर्ड्स 0, 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है, जितनी मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं वो अपन ने ली है, तो उस टर्म में ये कन्वर्ट होगा dy बाय dx। अब dy बाय dx का मीनिंग क्या हुआ, dy बाय dx का मीनिंग हो गया बेटा y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन बेटा। ये अब यहां पर किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो y की इक्वेशन दे रखी है, आप y की इक्वेशन रखें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, अवकलन करें, तो अवकलन करने पर आपको इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन पे जिस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना हो उस पॉइंट की वैल्यू रख दे, उस पॉइंट की वैल्यू रख दे तो आपको उस पॉइंट का स्लोप फाइंड हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे। तो अवकलन जो होगा एक तरह का देखा जाए तो डिवाइडेशन है, y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, मतलब परिवर्तन देख रहे हैं, x के सापेक्ष परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन आएगी। अब इसके रूल्स क्या है बेटा, उन रूल्स के बारे में देखेंगे। 10 से 11 फॉर्मूले है बेटा, अगर आपने 10 से 11 फॉर्मूलों को ढंग से देख लिया तो आपकी पूरी फिजिक्स में जो भी अवकलन काम आने वाला है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, इसके फॉर्मूलों पर। अवकलन के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा, जैसे मैंने लिखा dy अपॉन dx, और अगर y की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो जाए, dy बाय dx होती है और y की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, कांस्टेंट ले ली, क्या ले लिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ध्यान से समझना बेटा कैसे आया है, मैंने आपको कहा था dy अपॉन dx जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, dy अपॉन dx किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और मैंने y को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। इट मींस y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, y का मान x पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता। इसका मतलब अगर ग्राफ प्लॉट किया होता आप लोगों ने, अगर y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y का मान कांस्टेंट है, तो उसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। जब इस प्रकार का ग्राफ होगा तो आप देख सकते हैं बेटा इसके लिए y की वैल्यू कांस्टेंट है, जब y की वैल्यू कांस्टेंट है उसका स्लोप क्या होगा, 0, स्लोप क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, चलें आगे। तो फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया dy अपॉन dx, अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे सपोज आपको दे दिया d अपॉन dx y इज इक्वल टू 3, अब 3 का अवकलन क्या होगा, 0। dy अपॉन dx, ये कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया G, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, G। तो कोई भी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है बेटा, तो उसका स्लोप भी क्या आएगा, 0 आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा फॉर्मूला देखें बेटा, d अपॉन dx y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। ये अब y इज इक्वल टू x होगा तो उस केस में आपके पास इसका जो स्लोप आता है या डिफरेंशिएशन जो आता है वो आता है 1, वो आता है 1। अब बात ये आती है कि सर ऐसे कैसे हो गया, y इज इक्वल टू x ले रखा है तो ऐसे कैसे हो गया। तो ध्यान देना इधर,
जब y इक्वल्स टू x है तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये x ये y इक्वल्स टू x, तो आपका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, क्लियर। और y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, mx प्लस c होता है। अब c नाम की कोई चीज चिड़िया है नहीं है, इंटरसेप्ट है नहीं, तो मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ठीक है। mx m, यहां m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू, अरे बेटा इधर भूल गए क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन के अंदर बताया था, सरल रेखा का बेटा, ठीक है। तो यहां c तो 0 हो गया, c तो 0 हो गया, ये x और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो y इक्वल्स टू x हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो यहां पर m की वैल्यू क्या है 1, m की वैल्यू क्या है 1। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर जो थीटा की वैल्यू आएगी, वो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू tan 45 1, क्लियर। तो ध्यान रखना बेटा dx अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे ही अगर आपके पास दूसरे एग्जांपल्स भी देखें, कभी आपको मिल जाए dt अपॉन dt, वो क्या होगा 1। अगर आपको मिल गया dy अपॉन dy, वो क्या होगा 1। अगर आपको मिल जाए dz अपॉन dz, वो क्या होगा 1। खुद का खुद के सापेक्ष बेटा अवकलन जो होता है वो हमेशा एक आता है, 1 आता है बेटा, ठीक है। तो dy अपॉन dx और y इक्वल्स टू x है, तो उस केस में आपका स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर। तो अभी तक अपने दो फॉर्मूले देखे। पहली चीज देखिए कि अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सेल्फ का सेल्फ के रेस्पेक्ट में खुद का खुद के सापेक्ष अवकलन होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है बेटा, ये 1 आती है। अब यहां पर आप कभी भी इतना दिमाग मत लगाना ना कि सर dt से dt कैंसिल हो गया 1 आ गया, dy से dy कैंसिल हो गया 1 आ गया, dz से dz कैंसिल हो गया 1 आ गया, नहीं, गलत बात नहीं। कॉन्सेप्चुअल अगर देखोगे तो आप y इक्वल्स टू x लिख रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी स्लोप की वैल्यू 1 आती, करता नहीं उसका स्लोप फाइंड करते हो, स्लोप की वैल्यू 1 आएगी, क्लियर। अब इसी के आगे जो नेक्स्ट अगर फॉर्मूला देखें तो उसको ध्यान से समझना बेटा, समझना। तीसरा फॉर्मूला जो है बेटा, सपोज आपके पास है d अपॉन dx और y की वैल्यू, उस y की वैल्यू में कोई कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल, कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो बेटा ध्यान रखना, जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको कुछ नहीं करना, इस कांस्टेंट को बाहर रखना है, इस कांस्टेंट को बाहर रखना है, और जो वेरिएबल है बेटा इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, इस वेरिएबल को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, और आपका अवकलन हो जाएगा। एग्जांपल देखना है जब, जैसे आपने लिखा d अपॉन dx, y की वैल्यू आपने लिख दी सपोज 3x, y की वैल्यू क्या पुट कर ली 3x। अब गौर करना है यहां पर बेटा, 3 क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल। तो यहां पर आप इस 3 को बाहर रखेंगे और dx अपॉन dx को डिफरेंशिएट करेंगे। इस x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, खुद का खुद के सापेक्ष 1 होता है, तो ये 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 3, आपका आंसर क्या आएगा 3, क्लियर। तो स्लोप की वैल्यू जो आएगी, डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर समझना चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने y की वैल्यू क्या ली है 3x, ठीक है, और आपको पता है सरल रेखा के अंदर पढ़ा था y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये c तो 0 है, x की जगह x है, और ये m स्लोप, इस स्लोप की वैल्यू क्या है 3, ये क्या आ गया 3, क्लियर। चलो आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब ऐसा ही और भी कुछ मिले आपको एग्जांपल, सपोज d अपॉन dt 60, 6 को बाहर ले लो, t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। अगर आपने लिख दिया d अपॉन dy और यहां लिख दिया -3y, तो क्या होगा -3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा -3 -3। क्लियर? तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला कि अगर आपके साथ में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर रखना है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। चले आगे, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला बेटा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपके पास में वो क्या है, d/dx x की पावर n। आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है। जब x की पावर n को डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे पहले इस पावर को डिफरेंशिएट करोगे। पावर को डिफरेंशिएट करोगे, इट मींस पावर को आगे लेके आओ, फिर पावर में से 1 लेस करो, पावर में से 1 लेस करो, ये पावर डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है, अब इस x को करोगे बेटा, किसको करोगे, x को, तो लिखोगे dx/dx। ये dx/dx जो होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 1। तो आपके पास इसका आंसर आएगा क्या, n x की पावर n - 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपके पास आंसर आएगा n x की पावर n - 1। तो यहां पर एक चीज और अपने दिमाग में सेट कर लें, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जो पावर होती है वो हमेशा 1 से डिक्रीज होती है, 1 से डिक्रीज होती है। अगर 2 है तो 1 हो जाएगी, 3 है तो 2 हो जाएगी, डेड है तो आधी रह जाएगी, आधी है तो माइनस आधी रह जाएगी। तो जो भी पावर होगी उस पावर से हमेशा क्या होगी, 1 लेस होगी बेटा। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। अब इसके ऊपर एग्जांपल देखिए, जैसे आपने लिखा d/dx x क्यूब करना है कि यस सर, 3 - 1 कर दिया, फिर क्या करना है, इस x को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा dx/dx। तो यहां पर इसको सिंपलाइज किया, 3x एक पावर लेस हो गई तो ये हो गया 3x², और ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपके पास आएगा 3x²। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन के अंदर पावर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से डिक्रीज होगी। ये सिंपल सा एग्जांपल, d/dx x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां क्या करोगे, सेम कंडीशन, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 लेस करो, फिर इस x को डिफरेंशिएट करो, तो dx/dx। तो यहां गौर करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये 3/2 इट मींस डेड में से एक चला गया तो रहेगा हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके पास आंसर आएगा 3/2, पावर हाफ है इट मींस √x। तो देख लो, पावर डेड थी, अब कितनी रह गई, आधी, एक कम हो गई। क्लियर? इसके और एग्जांपल देखिए अपन, जैसे आपके पास में एक एग्जांपल दे दिया, d/dx 3x², 3x²। अब 3x² के अंदर 3 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल कांस्टेंट को आगे रखना है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। जब वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपन ने पढ़ा, पावर को आगे लेके आओ, फिर पावर में से 1 लेस कर लो, 2 - 1, फिर इस x को डिफरेंशिएट कर लो, dx/dx। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 6x। अब यहां पर आप जब इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या, कि जब डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है, पावर को आगे लाना, फिर पावर में से एक कम करना है। जैसे पावर को आगे लाया, 3 × 2 = 6, और एक पावर को कम कर लिया, x² था तो वो रह गया x, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 6x। डायरेक्ट आंसर आएगा 6x। क्लियर? तो इस प्रकार से भी इनको कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास दे रखा है क्या, d/dx 2√x, 2√x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या, कांस्टेंट है, आगे ले लो, ये पावर, इसकी पावर क्या है, √x का मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये 2 बार है, पावर आगे आएगी, फिर पावर में से 1 को लेस करोगे, पावर में से 1 को लेस करोगे, dx/dx 1 होगा। ठीक है, अब यहां गौर करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, x हाफ में से 1 लेस कर लिया, हाफ में से 1 लेस कर लिया, तो रिमेनिंग रहेगा -½ इस -½ को आप अपॉन में शिफ्ट कर सकते हो, तो ये रह जाएगा +½ और इसको आप लिख सकते हो 1/√x।
तो मैंने कहा था अभी क्या, डिफरेंशिएशन में पावर हमेशा 1 से डिक्रीज होती है। अगर आपके पास होगी +½ तो आपको लास्ट में मिलेगी -½ क्लियर। तो ये है आपके पास में डिफरेंशिएशन का बहुत ही एक अच्छा फॉर्मूला करने का सिंपल सा तरीका। कांस्टेंट जो भी उनको बाहर पुट करें, x की पावर जो भी उसको आगे लेके आए, फिर पावर में से एक कम करें और फिर x को अगेन डिफरेंशिएट कर लें। तो कैसा भी डिफरेंशिएशन है आप इजीली कर पाएंगे बेटा, ठीक है क्लियर। क्या और एग्जांपल देखें क्या सर? और देखो, जैसे सपोज आपने लिया d/dx x√x, इसको डिफरेंशिएट करो सबके। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले बेटा ध्यान रखना, ये x√x है, इसको सिंपलाइज करना पड़ेगा। x√x, तो चूंकि बेटा सब 10 पास आउट हो, बेसिक मैथ्स जनरल मैथ्स आपको आती होगी, जब बेस इक्वल होती है तो पावर ऐड होती है। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है ½ मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी ऐड। तो आपके पास ये फॉर्म जो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, x की पावर 1½ 1½ मतलब 3/2, एक और आधा डेड है ना। तो आ गया फॉर्मूला, पावर को आगे लो, पावर में से 1 को लेस करो, 3/2 -1 और फिर dx/dx। तो 3/2 डेड में से एक गया आधा और ये वैल्यू 1, तो आपके पास आएगा क्या 3/2√x। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से जैसे भी आपके पास फॉर्मूले आए आप उनको कर सकते हो। क्या सर एक एग्जांपल और, d/dx 1/x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx x³ √x को डिफरेंशिएट करेंगे। ये 3 एग्जांपल है बेटा, छोटे छोटे एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब इनको सिंपलाइज करना है। ध्यान रखना, कोई भी कैसा भी फॉर्म आपको दे दे, आपको सिंपलाइज करने के लिए उसको अपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास हमेशा क्या रिक्वायरमेंट होती है x की पावर n, और ये दे दिया 1/x में, तो इसको सिंपलाइज कर लो बेटा, डरने की बात नहीं, सिंपलाइज कर लो। सिंपलाइज करो 1/x, x को आप ऊपर शिफ्ट कर लो, जब x को ऊपर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा x की पावर -1, x की पावर -1, ठीक है। अब यहां पर जब x की पावर -1 कर लिया तो पावर आगे शिफ्ट करोगे, पावर को आगे शिफ्ट करना है, यस सर। फिर पावर में से क्या करना है 1 लेस करना है, ये -1 था, ये -1 और हो गया, और dx/dx की वैल्यू 1 होगी। तो यहां अगर इसको सिंपलाइज करेंगे तो -1 -2, तो ये हो जाएगा -x की पावर -2। आप चाहो इसको अपॉन में शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा -1/x², -1/x²। तो यहां पर भी देख सकते हो आपकी पावर -1 थी, -2 हो गई, 1 से डिक्रीज हो गई। सेम प्रोसेस यहां पर देखें, यहां ये d/dx, बच्चा देख के घबरा जाता है कि सर ये x³ है, नीचे √x से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंपलाइज करो, पहले इसको सरल रूप में लेके आओ। इसकी पावर कितनी है, कैसे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कितनी है, रूट का मतलब ½ आधी है, पर वो कहां है अपॉन में, ऊपर जाएगा तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -½ तो ये आपके पास आ गया d/dx x की पावर 3 में से आधा गया, 3 में से ½ लेस करोगे कितना रहेगा 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सेम रूल, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 लेस करो, पावर में से 1 लेस करो, dx/dx 1 होता ही है। तो ये आपके पास आंसर आएगा 5/2। 2.5 में से आपने 1 को लेस कर लिया, 2.5 में से 1 को लेस कर दिया, तो आपके पास कितना आएगा डेड, डेड का मतलब 3/2, 3/2। एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, है ना। या फिर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3/2 का मीनिंग 1 पूरा 1 आधा, 1 पूरा और 1 आधा। तो यहां पर भी पावर जो है वो 1 से डिक्रीज हुई है बेटा। पावर कितनी थी
ढाई, कितनी रह गई? डेड। क्लियर? यहां देखें, यहां अलग ही फॉर्म दिख रहा है, कुछ नहीं बेटा अलग। कांस्टेंट को बाहर ले लो। कांस्टेंट क्या है? 2/5 डी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर इसकी क्या है? क्या सर? 2। इसकी क्या है? आधी। 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ का मतलब क्या होता है? ढाई। ढाई का मतलब कैसा? ढाई का मतलब वही 5/2। 5/2 सेम कंडीशन आ रही है ऊपर वाली। तो अकॉर्डिंग टू रूल पावर को आगे लाओ, फिर पावर में से 1 लेस कर लो, और dx अपॉन dx 1 होता ही है। तो यहां से 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा? x की पावर, ढाई में से 1 गया, ढाई में से 1 गया, डेड रहा था तब भी डेड रहेगा, 3/2। इट मींस x रूट x। ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप बहुत से एग्जांपल्स कर सकते हैं बेटा। इन्हीं एग्जांपल्स को आप एक बार सेल्फ लिख के रफ में ट्राई करें बेटा, ठीक है, और अपना आंसर चेक करें। क्लियर? तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे बेटा अपन। डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा, नेक्स्ट आई थिंक 5th नंबर है। अगर अभी तक अपन ने देखा कि अपने पास केवल सिंगल टर्म आ रहा था, अगर सिंगल टर्म नहीं हो, एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे डी अपॉन डी एक्स, आपके पास मोर देन 1 टर्म आ जाए, प्लस माइनस ए, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस सी, तो इस सिचुएशन में बेटा आपको क्या करना है? सबका सेपरेटली अलग अलग रूप से बेटा क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। प्लस माइनस को बाहर ले लो, डी अपॉन डी एक्स ए का करो, प्लस माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी एक्स। सेपरेट सेपरेट फॉर्म में उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। एग्जांपल देखें इसका। जैसे आपके पास इक्वेशन आई डी अपॉन डी एक्स 3x² माइनस 4x प्लस 9, ये इसको डिफरेंशिएट करना बेटा। 3x² माइनस 4x प्लस 9, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू रूल बेटा सबको क्या करना है? सेपरेट करना है। कर लो। अब सेपरेट कर ले तो कुछ समझदार भी हो तुम लोग कि जो कांस्टेंट है उनको बाद में भी बाहर लेना है, पहले ही बाहर ले लो। 3d अपॉन डी एक्स x² हो गया ये। इसके लिए -4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, dx अपॉन dx। 9 क्या सर इसको बाहर लें? अब इसको तो बाहर क्या लें बेटा? आगे पहली वाली बात है, कर लो। पावर आगे, पावर में से 1 लेस कर लो, 2 - 1 1, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। 4 dx अपॉन dx 1। कांस्टेंट 9 क्या है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है बेटा? 0। क्या आता है? 0। तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा? 3 2 जा 6, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, ये आपके पास कंडीशन रह जाएगी। क्लियर? चलें आगे जी। तो यहां पर ध्यान रखना, ऐसी टर्म्स आती है तो आपको सेपरेट सेपरेट करके उनको डिफरेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, 3x³ अपॉन 3 2x² प्लस 4x माइनस 9, ये लिख लिया। इसको डिफरेंशिएट करना है, सेम प्रोसीजर, सबको इंडिविजुअल कर लो, अलग अलग कर लो। तो यहां पर 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये रहेगा d अपॉन डी एक्स x³, 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, dx² अपॉन dx, 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। 9 तो अकेला ही है बेटा, कांस्टेंट है। तो यहां अगर गौर करोगे, पावर को आगे लाओगे, पावर को आगे लाओगे तो ये आपके पास आएगा 3/3 dx, पावर में से 1 लेस करोगे 3 - 1, ठीक है, dx अपॉन dx 1 होता है। पावर को आगे लाओगे, फिर पावर में से 1 लेस करोगे, फिर dx अपॉन dx 1 होता है। 4 dx अपॉन dx 1, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0। 3 से 3 खत्म, ये x², 3 - 1 है, 2 × 2 4, x2 - 1
देन पावर क्या रह जाएगी 1 प्लस 4 और वो क्या है 0। तो आपका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये। तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो इस टाइप का कोई भी एग्जांपल है तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलें आगे। देन नेक्स्ट अगला जो फॉर्मूला बनेगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लेते हैं, अपने मैकेनिक्स में बहुत काम आते हैं। जैसे सपोज डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स। ये बेटा साइन को डिफरेंशिएट किया। अब इस अगेन एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करोगे, वापस डिफरेंशिएट करोगे, ये लिखोगे dx अपॉन dx। अब चूंकि dx अपॉन dx की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास रिजल्ट आएगा cos x। cos x। इसी का सिंपल एग्जांपल देखें। जैसे आपने लिख लिया d अपॉन dx साइन ax। साइन ax। तो इस एग्जांपल के अंदर अपन ने a को कांस्टेंट ले रखा है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos, तो इसको लिखेंगे अपन cos ax। यहां पर x को अगेन डिफरेंशिएट किया था, वापस डिफरेंशिएट किया था, तो यहां पर भी ax को वापस डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। जब ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी a cos ax। तो ध्यान रखना साइन ax का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा a cos ax। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। साइन का डिफरेंशिएशन देखा, अब देखते हैं cos का। सपोज आपके पास आए d अपॉन dx cos x। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो होता है माइनस साइन x। माइनस साइन x। इस x को वापस डिफरेंशिएट करोगे dx अपॉन dx, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स आएगा, है ना। अब इसी का एक एग्जांपल देखें। सपोज आपके पास cos इस टर्म में आ जाए d अपॉन dt cos ओमेगा t। cos ओमेगा t। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कांस्टेंट है, t टाइम। तो यहां पर जब cos को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी टी ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है तो आप ओमेगा को बाहर लाएंगे, ठीक है, और t का t के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो ये आपके पास cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएचएम जब पढ़ेंगे तो एसएचएम के अंदर आपके पास साइन को डिफरेंशिएट करना होगा, cos को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो कई जगह ये बहुत काम आएगा बेटा, तो अभी इसको कवर कर ले। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपके पास में 10x। 10x को डिफरेंशिएट करें बेटा। जैसे आपके पास है d अपॉन dx 10x। जब 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है बेटा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x। इसमें भी आप ऐसा ही एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप 10ax लिखते हो तो 10ax का हो जाएगा sec स्क्वायर ax, फिर ax का वापस डिफरेंशिएट करोगे, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा क्या a sec स्क्वायर ax। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है 9 नंबर फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल टर्म्स मिल जाए आपको। सपोज चर घातांकी पद, जैसे e की पावर x चर घातांकी पद है बेटा। तो e की पावर x को जब डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है बेटा e की पावर x। ये तो e की पावर डिफरेंस मतलब e, ये चर घातांकी पद डिफरेंशिएट हुआ। अब इस x को डिफरेंशिएट करोगे बेटा। जब इस x को डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास आंसर आएगा e की पावर x। अब इसी का एग्जांपल देखें। सपोज आपको ऐसे दे दिया जाए e की पावर ax,
और a जो है वो कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन, e की पावर ax। अब इस पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे d अपॉन dx ax। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा a e की पावर ax, a e की पावर ax। ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला फॉर्मूला लॉग के लिए। बेटा लॉग, अगर आपके पास फॉर्मूला आ जाए d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ई बेस पे लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। इस x को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो आप लिखोगे dx अपॉन dx, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन x, या फिर आप इसको x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसा एग्जांपल एक और देखो, जैसे आपके पास आया d अपॉन dx log e बेस पे ax प्लस b, log e बेस पे ax प्लस b। तो यहां पर इस पूरे को आप लेट कर, जैसे यहां पर log x था, तो यहां पर इस पूरे को x लेट कर ले, क्या मान ले, x मान ले। तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा 1 अपॉन x, x की वैल्यू ये ax प्लस b। फिर आपने इस x को अगेन डिफरेंशिएट किया था, तो यहां पर भी इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx ax प्लस b, ax प्लस b। गौर करना बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो ये a dx अपॉन dx की वैल्यू 1, b कांस्टेंट है बेटा b, तो b को जब कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 0। तो इट मींस इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या आएगा a, तो आपके पास रिजल्ट आएगा a अपॉन ax प्लस b, ax प्लस b। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने बेटा 10 फॉर्मूले देख लिए, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इसमें x की पावर n है, sin x है, cos x है, tan x है, ये फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखते हैं बेटा कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो अलग अलग वेरिएबल जो है मल्टीप्लाई में आ जाए, बेटा किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उसको कैसे सिंपलाइज करेंगे बेटा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ रही है तो उसको करेंगे बेटा यूवी मेथड से, यूवी मेथड। अब यहां पर ध्यान रखना u एंड v बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, दोनों ही जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, चर होने चाहिए बेटा, दोनों ही चर, और दोनों ही अलग अलग होने चाहिए बेटा, सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं ये लिख दे x रूट x, तो बेटा ये तो सेम ही है, इसको सिंपलाइज करोगे एक टर्म बन जाएगा। तो दो अलग अलग वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे यूवी मेथड। अब ये यूवी मेथड क्या है, इस फॉर्मूले को देखें, d अपॉन डी एक्स u डॉट v। यूवी मेथड में देखो बेटा ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है, पर दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले अपन किसी को एक को कांस्टेंट लेट करेंगे। जैसे अपन ने u को कांस्टेंट लेट कर लिया, मान लिया कि u कांस्टेंट है तो u को बाहर रख लो और v को डिफरेंशिएट कर लो, v को डिफरेंशिएट कर लो। फिर जब v डिफरेंशिएट हो गया, अब v को कांस्टेंट मान लो, तो v को आप बाहर रखें और u को डिफरेंशिएट कर लें। तो जब भी दो अलग अलग वेरिएबल आ जाए तो उस केस के अंदर एक को कांस्टेंट मानते हुए दूसरे को डिफरेंशिएट करें, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानते हुए पहले वाले को डिफरेंशिएट करें। तो आपके पास यूवी मेथड के लिए आएगा u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। क्लियर? एग्जांपल देखो बेटा, इस एग्जांपल से बहुत अच्छा क्लियर होगा। ये सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, d अपॉन dx sin x cos x, sin x cos x, दोनों ही फंक्शन अलग है बेटा, एक sin x का है दूसरा cos x का है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या सर, कैसे, अभी देखें। इसको मैंने लेट कर लिया, ये u मान लिया और इसको क्या मान लिया मैंने v, है ना।
तो u को मैंने बाहर रखा, इसको मैंने sin x बाहर रखा और डिफरेंशिएट करूंगा किसको, cos x को। क्लियर? फिर cos x को बाहर पुट करूंगा और sin x को डिफरेंशिएट करूंगा। तो बेटा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, क्या सर, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x। सिंपलाइज करूंगा, sin x मल्टीप्लाई माइनस sin x, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, cos मल्टीप्लाई cos, cos स्क्वायर x। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ये कैसे, इसको और सिंपलाइज कर लो ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 9 9 9, ऐसा नहीं करना, आगे क्या लगा हुआ है माइनस, कैसा माइनस कॉमन ले लो, 9 माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आ जाएगा, तो कुल मिला के इसका रिजल्ट जो रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर? तो ये है आपका यूवी मेथड, इस यूवी मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखो इसका, जैसे आपने लिख दिया d अपॉन डी एक्स e की पावर x sin x, ये एक u हो जाएगा और एक v, e की पावर sin x, e की पावर x और sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर पहले इसको कांस्टेंट लेट कर लें, e की पावर x, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, sin x को, फिर sin x को बाहर रखेंगे और e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? तो यहां e की पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x एडिट रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब यहां पर ये भी e की पावर x, ये भी e की पावर x, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आएगा cos x प्लस sin x। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट एक लास्ट फॉर्मूला इसका और है कि मल्टीप्लाई हो गया, सर डिवाइडेशन वाला केस आ जाए तो उसको करेंगे u बाय v मेथड से, u बाय v मेथड से। कैसे करेंगे वो देखें। लास्ट फॉर्मूला u बाय v मेथड। अब यहां पर जो बात ध्यान में रखनी है वो ये, u आपका चर या अचर कुछ भी हो चलेगा, चर या अचर, कांस्टेंट या वेरिएबल हो, कुछ भी चलेगा, होगा चलेगा, पर v जो है ना, v ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज वेरिएबल होना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा चर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, चर, ऑलवेज वेरिएबल होना चाहिए बेटा, तब जाके ये फॉर्मूला काम में। फॉर्मूला क्या है वो देखें, जैसे आपने लिखा d अपॉन डी एक्स u बाय v, u बाय v। अब इसको डिफरेंशिएट करना बेटा, ध्यान सुनना, डिफरेंशिएट करना, तो जो नीचे है फिजिकल क्वांटिटी, जो नीचे है फिजिकल क्वांटिटी, उसको आप अपॉन में ले जाकर उसका स्क्वायर कर ले बेटा। क्या कर ले, स्क्वायर कर ले। फिर इसी को आप कांस्टेंट लेट करते हुए बाहर रखें और u को डिफरेंशिएट कर लें, u को डिफरेंशिएट कर लें, फिर माइनस, जब u डिफरेंशिएट हो चुका है तब u को आप बाहर रखें और v को डिफरेंशिएट कर लें। ये तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा बेटा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपके आंसर आएंगे। एग्जांपल देखें इसका। अभी थोड़ी समय पहले अपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था tan x बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन आया था sec स्क्वायर x बेटा, वो कैसे आया वो ही प्रूव कर लेते हैं। जैसे आपके पास है d अपॉन डी एक्स tan x, इस tan x की वैल्यू कैसे आई वही अपन अगर प्रूव करना चाहें तो देखो कैसे करोगे। ये tan x है, इस tan x को अपन क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म में, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो यहां पर ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, है ना। तो v कौन है, v कौन है, क्या सर cos x, तो क्या करना है, cos को नीचे ले जाओ, क्या सर यस, cos स्क्वायर x ले लिया, आपने कहा v स्क्वायर करना, इसी को आपको बाहर रखना है, ये लो cos x
फिर क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, u कौन है, साइन, फिर माइनस, अब इस साइन को बाहर रखना है और कॉस को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? अगेन ये तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स है, यस कॉस एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी किया अपन ने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है क्या, कॉस एक्स, माइनस साइन कांस्टेंट लेट कर रखा है इसलिए साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सिंपलाइज करेंगे कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, इट मींस माइनस माइनस प्लस साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू 1 अपॉन कॉस सेक, पर ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर। ओके, तो tan x की वैल्यू जो होती है उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो सेक स्क्वायर एक्स आता है। कैसे आता है अपन ने इस मेथड से देख लिया बेटा। तो यहां अपन ने अभी देखे हैं बेटा डिफरेंशिएशन के डिफरेंट जो फॉर्मूले थे जो अपने फिजिक्स में यूज आने वाले हैं बेटा, केवल फिजिक्स में जो अपने काम आने वाले जनरल फॉर्मूले जो काम आने वाले हैं उसको अपन ने डिटेल के अंदर देख लिया। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स और है बेटा, वो अपन देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, कुछ आप सेल्फ ट्राई करना और रिजल्ट अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालना बेटा। देन नेक्स्ट, हाँ ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा डिफरेंशिएशन के, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है। ठीक है, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉस एक्स सेक एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना, tan एक्स कॉट एक्स, tan एक्स कॉस एक्स, कॉट एक्स साइन एक्स, और 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स। ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, इन एग्जांपल्स को आप जरूर ट्राई करें बेटा। इनमें से आप कहो तो एक आध मैं करवा देता हूं बेटा, एक है ना। तो इसमें सिंपल सा है कि ये कॉट है, इस कॉट को तो आप कॉस अपॉन साइन करके u बाय v मेथड से करोगे, जैसे अभी tan का किया था वैसे ही इसको कॉस अपॉन साइन करके कर सकते हैं। कॉसेक एक्स है, ये करवाता हूं बेटा, कॉसेक एक्स, कॉसेक फिर सेक कर सकते हो आप, है ना। तो अगर कॉसेक एक्स को देखें, जैसे आपने लिखा d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, क्या सर कॉसेक एक्स को कैसे करेंगे? तो बेटा इस कॉसेक एक्स का तो मुझे डिफरेंशिएशन नहीं पता है, पर मुझे साइन का पता है, मुझे साइन का डिफरेंशिएशन पता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको टर्म्स को चेंज कर लेता हूं। कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। अब इस 1 अपॉन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा किस मेथड से, u बाय v मेथड से। u बाय v मेथड से मैंने कहा था u कांस्टेंट या वेरिएबल होगा चलेगा, पर v जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो अपना ये u और ये v, u कांस्टेंट है और v वेरिएबल है। भूल गए क्या? भूल गए, लगता है भूल गए, है ना। तो फॉर्मूला लिख लो, d अपॉन डी एक्स u बाय v। क्या करना है आपको, v को नीचे ले जाके स्क्वायर करना है, v को बाहर रखो, du अपॉन डी एक्स, फिर माइनस, अब u को बाहर रखो, dv अपॉन डी एक्स। इस टाइप से करना है ना। तो अब देखो कैसे करोगे, u की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है sin x, तो आपके पास आएगा क्या, sin x को नीचे ले गए, स्क्वायर किया, ठीक है, साइन को बाहर रखा और u को डिफरेंशिएट किया, u क्या है 1, माइनस इस 1 को बाहर रखा, d अपॉन डी एक्स, ये sin x। 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी 0, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। क्लियर है? नीचे क्या है sin स्क्वायर x। आप समझदार हो? यस सर, समझदार है। तो ये माइनस, ये cos x, sin स्क्वायर x है बेटा, तो आप लिख सकते हैं sin x cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन
कॉट एक्स 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स। तो आपका जो कॉसेक एक्स है उस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ये आपको मिलेगा। क्लियर? अब ध्यान देना, ऐसे ही आपके पास में क्या है, सेक एक्स है। आप सेक एक्स को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस और इसी फॉर्मूले से सिंप्लाइज करोगे। साइन एक्स कॉसेक एक्स आप ट्राई करें, ठीक है, कॉसेक एक्स सेक भी ट्राई करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को भी ट्राई करें, ठीक है। तो ये सारे जो है इनको सिंप्लाइज करके बेटा, सिंप्लाइज करके सॉल्व करें। बहुत ही इजी है, बट आपका लॉजिक पहुंचना चाहिए, सिंपल वे पहुंचना चाहिए। आपको तो एक बता देता हूं कि जैसे मैंने लिखा ये कॉट एक्स, ये tan x और cos x। आप tan x cos x को यूवी मेथड से सॉल्व करो, आंसर आएगा। पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे इसको है, तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सॉल्व करके बताओ। चलो सॉल्व करके बताते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये जैसे आपके पास एग्जांपल है d अपॉन डी एक्स tan x cos x। क्या सर यूवी मेथड लगाएंगे? लगा लो। यूवी मेथड के अकॉर्डिंग ये u लेट कर लिया और ये लेट कर लिया मैंने v, तो tan x d अपॉन डी एक्स cos x, फिर प्लस cos x को बाहर रखा d अपॉन डी एक्स tan x। क्लियर? सिंप्लाइज करेंगे। cos x का क्या होता है कि सर cos x का होता है माइनस साइन x। ओके, ये cos x, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लाइज कर लो, सिंप्लाइज कर ले, हाँ कर लो। कैसे करोगे? tan क्या होता है sin अपॉन cos, sin x अपॉन cos x, और ये क्या है कैसे, ये माइनस साइन x है, और लो ये लो माइनस साइन x। ये क्या है कैसे, ये cos x है, ये क्या है कैसे 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x। अब अगर गौर करोगे तो क्या आएगा कि सर क्या आएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x। क्लियर? क्लियर? अब यहां देखा जाए cos x cos स्क्वायर x एक कैंसिल हो जाएगा, एक खत्म, तो 1 अपॉन cos x रह गया। एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम क्या आएगा cos x, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर x जो होता है वो सबको ही पता है cos स्क्वायर x होता है, और अपन में क्या है cos x। एक cos कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक रह जाएगा cos x। ये लो, देखा क्या देखा, tan x cos x। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, पूरा प्रॉपर्ली किया, और आपका रिजल्ट क्या आया cos x। अब आपको पता है cos x किसका डिफरेंशिएशन है, किसका है, याद करो, फॉर्मूला लिखवाया था कि सर याद करें, हाँ साइन एक्स का था। किसका था? साइन एक्स का। पर साइन एक्स तो है ही नहीं यार, साइन एक्स तो है ही नहीं। अरे है कैसे नहीं, देखो देखो इसी में छिपा हुआ है। कि कैसे छिपा हुआ है? तो देखो बेटा इधर ध्यान देना, आप इसको कितना सिंपल वे से कर सकते थे। ये क्या है tan x cos x। tan क्या होता है? कैसे tan तो होता है साइन अपॉन cos, और ये क्या है cos, cos से cos खत्म, तो क्या रह गया sin x, और sin का क्या होता है cos। वेरी इजी। अब देख लो, तो कंपटीशन भी यही है बेटा। कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चन जो होते हैं वो इतने सिंपल होते हैं, इतने इजी होते हैं, पर अपन उसको इतने लेंदी मेथड से कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन आपका 2 to 5 सेकंड का होता है उसको अपन बेटा 1 से 2 मिनट तक ले जाते हैं। तो कोशिश करें आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं तो उसको लॉजिकली सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या किस वे से मैं इसको क्वेश्चन को अटेंड कर सकता हूं। क्लियर? तो ये आपके कई एग्जांपल्स है, ठीक है, इनमें कई इसी मेथड से होने वाले हैं। तो आप यूवी मेथड अप्लाई करें या उसको शॉर्ट करके करें, दोनों तरीके से ट्राई करें, आपका रिजल्ट सेम आएगा, आपका रिजल्ट सेम आएगा। जैसे इसमें कॉस आ रहा है और यहाँ पर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता तो अभी क्या आता, कॉस आता। क्लियर? चलें आगे। तो ये एग्जांपल्स आप ट्राई करें, है
है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंशिएशन अपने कहां कहां काम आने वाले हैं बेटा, कहां कहां काम आने वाले हैं। तो कुछ फॉर्मूले जो है मैं आपको बता रहा हूं कि यहां यहां अपन को ये देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंशिएशन के यूज अगर देखें, सबसे सिंपल सा जो यूज होता है वो ये, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा। तो आप v के लिए लिखते हैं अपन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt है ना, या ds अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आपको वेलोसिटी मिलेगी। एक्सीलरेशन चाहिए आपको तो वो लिखा जाएगा dv अपॉन dt। वेलोसिटी का टाइम के सापेक्ष, वेग को समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा, विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर देखें फोर्स F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, मोमेंटम संवेग, और संवेग जो होता है बेटा वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो mv, ये dp अपॉन dt इज इक्वल टू F। और भी फॉर्मूला है इसका, अगर बात करें अपन किसकी पावर की P, तो P होता है dw अपॉन dt, कार्य का समय के साथ परिवर्तन, कार्य करने की दर शक्ति होती है बेटा, कार्य करने की दर शक्ति होती है। रेट ऑफ वर्क वो क्या होगा, पावर, ये लिख सकते हो। ये आपके पास और भी फॉर्मूले देखें, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। F फोर्स है, U पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन देखोगे, ऋणात्मक परिवर्तन, तो वो बल को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। क्लियर है। तो ऐसे बहुत से फॉर्मूले हैं बेटा। क्या सर और बताओ, और देखो बेटा, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होता है d फाई अपॉन da, d फाई अपॉन da। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी d फाई अपॉन da। यहां ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। I होता है dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। तो ऐसे बहुत से डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी बेटा जो आपके फॉर्मूलों के रूप में या आपके आगे कॉन्सेप्ट में काम आएगी। क्लियर है। चलो आगे और बताऊं, चलो और देख लो। जैसे आपने यहां रेखीय विस्थापन की बात की, रेखीय वेग की बात की, वैसे आप कोणीय विस्थापन कोणीय वेग के बारे में भी बात कर सकते हो। जैसे ओमेगा, ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, और ये कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। इसी प्रकार जैसे रेखीय वेग था, अब रेखीय वेग के बाद रेखीय त्वरण था, तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण होगा। या फिर टॉ, टॉ इज इक्वल टू डीजे अपॉन डी डीजे अपॉन डी जे, जे होता है एंगुलर मोमेंटम बेटा, कोणीय संवेग। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो डी अपॉन डी टी। जे को लिख सकते हो बेटा आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई होगा जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा होगा कोणीय वेग। तो डिफरेंशिएशन के बहुत से फॉर्मूले आपको आगे से आगे मिलते रहेंगे। तो बेटा सीधे सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मैकेनिक्स पढ़े, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, चाहे इलेक्ट्रिकल पढ़े, तो कुछ भी टॉपिक पढ़े, तो कहीं ना कहीं आपको अवकलन देखने को मिलेगा। आप ये फॉर्मूले देख सकते हो, ये सारे जनरल फॉर्मूले, ठीक है। अगर आपको अवकलन आता है तो आप फिजिक्स के कई पोर्शन को बहुत ही इजी वे से हैंडल कर पाओगे, और अगर अवकलन नहीं आता है तो आप हर स्टेप के ऊपर कंफ्यूज होंगे, परेशानी का सामना करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सीधे सीधे अवकलन के जो 12 फॉर्मूले हैं उनको प्रॉपरली 1 बार 2 बार 3 बार बार प्रैक्टिस करें, और जैसे जैसे जब आगे टॉपिक चलेगा तो उन टॉपिक्स में उसका यूज होगा तो आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ेगी। तो यहां पर ये अपना अवकलन टॉपिक कंप्लीट। आप इन फॉर्मूलों को एक बार जरूर देखें, मेमोरी में ध्यान रखें, बार बार आपके सामने आएंगे, बार बार आपके सामने आएंगे। चले आगे। तो आगे वाला जो टॉपिक लेंगे, अब डिफरेंशिएशन खत्म, अब लेंगे बेटा इंटीग्रेशन, समाकलन। क्या लेंगे, समाकलन। बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, इसका जस्ट व्युत्क्रम इनवर्स प्रोसेस है बेटा, इनवर्स प्रोसेस है। ये एक तरह का डिवाइडेशन है, तो वो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है बेटा, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को, अपनी कंटिन्यूटी को सदैव एक समान बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आप पढ़ते पढ़ते पीक पे चले गए, 10 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन जो है वो सीधा 0 पे आ गया। ऐसा नहीं करना। अगर आप 3 आवर्स पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे पढ़ो आराम से, फिर फिक्स रूटीन रखो। 4 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे का रूटीन रखो, फ्लक्चुएट नहीं होना। पूरा जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स है, उसका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। और ये शेड्यूल अभी से अपने लाइफ स्टाइल में डाल दिया तो ये आपको अपने जीवन के बहुत से बड़े पायदान तक लेके जाएगा। तो बड़े बड़े महान इंसानों ने कहा है, समय इंसान को बनाता है, समय इंसान को बनाता है। वो तब जब इंसान समय की वैल्यू को समझता है। अगर आप समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तो यहां नहीं, यहां पर भी आ जाओगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।